हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी से और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जनन। तो बेटा, इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या होता है नर का न प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, टेस्टिज या वृषण कहते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो वीडियो को जो है लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आखिर टेस्टिज क्या होता है, वृषण क्या होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मानव के जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है ना, उसके बाद सहायक जनन अंग होता है और सहायक जनन अंग के बाद एक क्या होता है, बाह्य जननेंद्रियां, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। तो आज उसी प्राथमिक जनन अंग की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा टेस्टिज है जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण ना, तो आइए देखते हैं कि वृषण नर का, वृषण क्या होता है बेटा, टेस्टिज नर का प्राथमिक न प्रजनन अंग, आप इसी को कहिए चाहे इसी को जनन अंग कहिए, तो प्राथमिक होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। अच्छा, ये वृषण होता कहाँ पे है, टेस्टिज होता कहाँ पे है, वृषण कहाँ पे बेटा, वृषण कोश में। वृषण कोश बोले तो जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, और ये स्क्रोटम शरीर के बाहर, मतलब उदर गुहा के बाहर पेट के नीचे क्या है न, लटका हुआ होता है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि वृषण कोश का, टेस्टिज का बेटा क्या हो, तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, कम होना चाहिए। तो ये देखिए लिखा है ना, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए गर्मियों में जो स्क्रोटम है, वृषण कोश है ना, जिसमें हमारा बेटा हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में हम लोग उसे अंडकोश कहते हैं, नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा है, शरीर का तापमान भी क्या है, ज्यादा रहता, तो नीचे रहेगा तो उसका तापमान कम रहेगा। और बेटा ठंडियों में वृषण क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, वृषण कोश क्या है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि बाहर ज्यादा ठंडी रहती है। अब आते हैं भैया वृषण की थोड़ी सी हम लोग मार्फोलॉजी देखेंगे। मार्फोलॉजी का मतलब उसकी बाह्य संरचना कैसी होती है। तो वृषण बच्चों क्या होता है, का आकार कैसा होता है, अंडे जैसा होता है। अंडे जैसा मतलब ओवल ना, ओवल का मतलब कि इस तरीके से एकदम 100% सर्किल गोल जैसा नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं कि टेस्टिज में देखिए क्या है कि टेस्टिज क्या होता है बेटा, ओवल होता है, जैसे राउंड ओवल या एग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी लंबाई, लेंथ बोले तो 4 से 5 सेंटीमीटर नॉर्मल। एवरेज क्या है टेस्टिज, एवरेज क्या है बेटा, वृषण की बात बताई जा रही है कि लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। और चौड़ाई कितनी होती है भैया, विद इसकी कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा ऐसे होता है। बाकी अलग अलग शरीर के आकार पर वृषण भी क्या होता है, का आकार अलग अलग होता है। ये एवरेज बताई जा रही है। अब आते हैं बेटा कि वृषण में हमारे पास क्या होता है, प्रत्येक वृषण में अंदर से क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब अंदर से वृषण 250 पालियों में विभक्त होता है। यह बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसे हम कहते हैं। इसी को हिंदी में वृषण पालिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण पालिकाएं। आप ये देख रहे हैं क्या है बेटा, वृषण पालिका 1 2 3 4, इसी प्रकार से ना ये अंदर भी क्या है, 250 तक ऐसे ही होती है। अब आते हैं 250 कक्ष, जिसे हम वृषण पालिकाएं कहते हैं। अब इन्हीं वृषण पालिकाओं में देखिए आपको दिख रहा है 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक बहुत ही सुपर क्वाइलिंग अति कुंडलित संरचना होती है, जो ये ब्लैक से लिखी हुई है बेटा। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक वृषण पालिका में, वृषण पालिका मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 से 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं का मतलब जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं।
तो बेटा कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? 1 से 3। कहाँ पे? प्रत्येक क्या है खंड में, प्रत्येक क्या है लोब में, प्रत्येक कक्ष में। ये देखिए 1 से 3, हमने सब में 3-3 ही बनाया है कि मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, जिसमें शुक्राणु न स्पर्म बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु किसमें बनते हैं? शुक्र जनन नलिकाओं में ही शुक्राणु बनते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास, देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है बेटा? यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब शुक्र जनन नलिकाएं। क्या कहते हैं इसे हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है महाराज। अब आते हैं कि शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग क्या है? 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। ये है नलिका, नलिका मतलब बोले तो नाली, और नाली के अंदर का भाग, नाली के अंदर का भाग जो होता है बेटा, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब जो अंदरूनी भाग है शुक्र जनन नलिकाओं का, उसमें क्या है? 2 स्तर पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो नाली है, जो नलिका है, इसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से बेटा? आइए देखते हैं। पहला भाग हमारे पास क्या होता है? शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग क्या होता है? 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है। पहला है बेटा जर्म सेल। क्या है? जर्म सेल, जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? शुक्राणुजन। शुक्राणुजन का मतलब शुक्राणुओं का उत्पादन या शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं क्या है? जर्म कोशिकाओं में होता है। जर्म का मतलब जहां से जर्मिनेशन हो, जहां से क्या हो? निर्माण हो। चलिए, जिन्हीं को बेटा क्या है? स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया को ही जर्म सेल कहा जाता है। क्या है? जर्म सेल होती है। और दूसरी जो कोशिका है बेटा, ये क्या है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का मतलब जो हमारे पास बेटा क्या होता है? ये शुक्राणुओं के बनने में निर्माण करती है और शुक्राणुओं का जो पोषण करती है ना, इसीलिए इसको नर्स सेल भी कहा जाता है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे बच्चों देखिए कितनी हमारे पास होती हैं कोशिकाएं? अंदर से बेटा 2। एक क्या होता है? जर्म सेल। क्या होगा महाराज? जर्म सेल। और जर्म सेल का काम क्या है? जर्म सेल करती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। भैया शुक्राणुओं का निर्माण करती है जर्म सेल, और जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। हिंदी में शुक्राणुजन कहा जाता है। और दूसरा इसका भाग बेटा अंदर से ही बोले ना कि 2 लेयर से स्तरित होती है। दूसरी लेयर होती है हमारे पास सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। और ये सर्टोली सेल्स बेटा क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण देती है। किसको? स्पर्म को। तो ये क्या होगा? न्यूट्रिएशन देती है, पोषण देती है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। इसीलिए इसे नर्स क्या है? कोशिकाएं भी कहा जाता है। बच्चों हम लोगों ने ये देखा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यही चीज ऊपर मैंने बकायदे लिखी है कि जर्म सेल क्या करती है। ये देखिए जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, याद रखिएगा कौन सी कोशिका विभाजन? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अभी हम लोग जब स्पर्मेटोजेनेसिस आगे पढ़ेंगे, शुक्राणु जनन, तब उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ भी याद रखिए कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का, शुक्राणु बोले तो स्पर्म का निर्माण करती है। और दूसरी कोशिका क्या करती है? और सर्टोली सेल ना, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्स भी कहते हैं ना, सेल कहते हैं, स्पर्म को पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब बच्चों देखिए कि देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उसके बीच बीच में स्थान खाली है। ये देखिए जो स्थान खाली है, इसमें स्पेस में हमारे पास बेटा क्या होता है? इस स्पेस को कहते हैं, इस रिक्त स्थान को हम लोग अंतरालीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरालीय अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं कि ब्लैक के बीच में जो व्हाइट व्हाइट सब खाली है स्थान, ये क्या है? ये सब बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस स्पेस में महाराज क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिसे हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं ना। और इसमें क्या होती है बेटा? ब्लड सेल्स होती हैं ना। अन्य इम्यूनिटी उत्पन्न करने वाली, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने वाली कोशिकाएं भी होती हैं। मेन चीज इसमें क्या है? हमको इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग पढ़ना है, ये देखते हैं।
तो आइए देखते हैं कि शुक्र जनन नलिकाओं की बाहरी क्षेत्र को ना हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अंतरालीय अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया है। और जिसे में इसी अंतरालीय अवकाश में इंटरस्टिशियल स्पेस में ना, जिसमें अंतरालीय कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स को ही महाराज क्या कहते हैं, लीडिंग, क्या है, LEYDIGS, लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। अब ये लीडिंग सेल्स आखिर करती क्या है, ये हमारे हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम क्या है, नर क्या होता है, टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिज वृषणीय हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करते हैं। एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स का समूह है और उसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही हमको क्या है बेटा, ये एहसास करवाता है कि हम लोग क्या है, मेल हैं, हम लोग क्या है, पुरुष हैं। और हमारे जनन अंगों को यथावस्थ क्या है, वो बनाए रखता है और उसके कार्य को भी क्या है, पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। तो मेल का जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि एंड्रोजन निकालता है, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, उसमें कई हार्मोन्स होते हैं लेकिन उसका जो मेन हार्मोन होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जब टेस्टोस्टेरोन निकलेगा बेटा तभी क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में क्या है, बॉडी बनाने का, मसल्स बनाने का भी काम करता है। आज आप सुन लीजिए बहुत ध्यान से, क्यों हम लोगों को कहा जाता है कि ज्यादा सीमेन लॉस या वीर्य लॉस नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्या होता है, मास्टरबेशन या ज्यादा क्या है, सेक्सुअल क्या होता है, बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए ताकि हमारा सीमेन बचे। जब सीमेन बचा रहेगा तो स्पर्म क्या होगा बेटा, जब हमारे पास है तो वो कम बनेगा। तो टेस्टोस्टेरोन दूसरा अपना काम करेगा, क्या बनाएगा, मसल्स को बनाएगा। इसीलिए जो जिम वाले लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो बेटा नेचुरल जब उनके अंदर से उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता है तो वो क्या करते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, हार्मोन्स की गोलियां, हार्मोन्स के इंजेक्शंस लेते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन लेते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है उससे डिक्रीज हो जाती है ना। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेने से क्या होता है, मसल्स क्या होती हैं, बनती हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए हमारे पुराने जमाने से ही, पुराने शास्त्रों में से ही लिखा गया है कि वीर्य नाश नहीं करना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि अगर आप वीर्य नाश करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, फिर से स्पर्म को बनाने में लग जाएगा। और अगर आपका वीर्य नाश नहीं हुआ, आपके पास वीर्य बचा हुआ है, आपका स्पर्म बचा हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन अपना दूसरा काम करेगा, क्या करेगा, मसल बनाने में वो अपना काम करेगा। तो ये भी याद रखिएगा, इसीलिए जो है मना किया जाता है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन का मेन दो ही काम है, एक स्पर्म का फॉर्मेशन, और अगर पर्याप्त स्पर्म है, वो लॉस नहीं हुआ है, तब वो दूसरा अपना काम करने लगेगा, बॉडी में क्या बनाएगा, मांसपेशियों को बनाएगा। इसलिए मेल हार्मोन, पुरुषों का मेन हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन ही है। हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, हमारे अंदर की वो उत्तेजना ना, वो हमारे पास बेटा हमारा जो कहते हैं कॉन्फिडेंस, ईगो ना, ये सब चीजें क्या है, मेल हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन से ही आता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये देखिए लिखा है यहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, मेल हार्मोन का बेटा, एंड्रोजन। ये एंड्रोजन को याद रखिएगा। और एंड्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसमें कई हार्मोन्स हैं। मेन इसका हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन ना बेटा, याद रखिएगा। स्टेरॉयडल हार्मोन है, टेस्टिस से निकलता है, वृषण से निकलता है, वृषण में बनता है, लेकिन बनाता कौन है, इंटरस्टिशियल क्या सेल्स या लीडिंग सेल्स है बेटा, का स्राव करती है। और ये हार्मोन जब निकलता है तभी हमारे जनन अंग क्या यथावस्थ सुरक्षित होते हैं, उनका फंक्शन अच्छा होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन भी क्या होता है, अच्छा होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। तो आइए हम आपको देखिए डायग्राम में बकायदे पूरा बेटा बनाए हैं, ये थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाते हैं टेस्टिस का। एक क्या है, ये वृषण का टेस्टिस का डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास वृषण की लंबाई अभी आपको दिखा चुके हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये एक सा सेक्शन है, काट के दिखाया गया कि अंदर ऐसे सब भरा रहता है। तो बेटा ये क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और लंबाई क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, एक टेस्टिस में हमारे पास कई कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषण पालिकाएं। ये तो ऐसे ऐसे एक वृषण पालिका, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ही पूरे अंदर तक 200 से 250 तक होते हैं।
तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट 250 दिया गया है, तो 250 ही याद करना है। तो इन क्या होता है वृषण पालिकाओं में बच्चों 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो काले काले क्या है क्वाइल संरचना है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। शुक्र जनन नलिकाएं हैं। शुक्र जनन नलिकाएं मतलब इन्हीं में शुक्राणुओं का स्पर्म का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। ये नलिकाएं क्या होती है, नाली है। तो नाली क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, आपको पता है। जैसे ये नाली बना दिए, ये देखो नाली ऐसे बना दिए, ये देखो। अब अंदर से जो है इसमें 2 लेयर पाई जाती है, ऐसे 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 ऐसे। एक लेयर ये और एक लेयर क्या है, ये 2 स्तर पाए जाते हैं। तो एक क्या करेगी, एक जर्म सेल हो जाएगी। क्या बेटा, जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब जो हमारे पास जनन कोशिका होती है। और दूसरी कौन सी भैया, सर्टोली सेल्स। हम आपको ये देखिए बता चुके हैं, सर्टोली सेल्स जिसे नर सेल कहते हैं। जर्म सेल क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। क्या होता है बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन करती है। और सर्टोली सेल्स क्या करता है, उन बने हुए स्पर्म का क्या है बेटा, पोषण करती है। जैसे हम लोगों के घर में क्या होता है कि मम्मी ने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन उसका पालन पोषण कौन करता है, मौसी करेंगी, बुआ करेंगी या दादी करेंगी ना, ध्यान वो भी देंगी। तो पूरा पालन पोषण में भी किसी की मदद जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए नर्स, नर्स मतलब सेवा करने वाली, जो हमारे पास हमारे स्वास्थ्य की हमारी केयरिंग करते हैं, उन्हें नर्स कहते हैं। तो उन्हें हम सर्टोली सेल्स बोल दिए। तो अब देखते हैं कि इसके बीच में बताएं, एक नलिका ये है, दूसरी नलिका मान लो ये है ना, तो ये देखो 1 नलिका, 2 नलिका, 3 नलिका। अब बीच में जो स्थान खाली है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में स्थान में, तो ये संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज हमारे हैं। इसी में बीच में बेटा क्या पाया जाता है, इसी को पूरे स्थान को, जो खाली स्थान है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली क्या है, अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश में ही क्या पाया जाता है बेटा, हमारे पास कौन सा भैया, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स पाई जाती है। वो लीडिंग सेल्स क्या है बेटा, कौन सा हार्मोन निकालती है, देखिए एंड्रोजन। क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, द मेन हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं बेटा कि जब यहाँ से स्पर्म बन गया है, तो ये तो प्राथमिक जनन अंग था। अब प्राथमिक जनन अंग के बाद हम आगे पढ़ेंगे सहायक जनन अंग, लेकिन ये डायग्राम में अभी यहीं से बनाए हैं। तो स्पर्म यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि अभी शुक्राणु है। शुक्राणु जब निकल के आएगा तो बेटा ये यहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये सब जो देखिए आप छोटे छोटे आपको जो ऐसे ऐसे बने हैं, ये रेटी टेस्टीज हैं। क्या नाम है बेटा, रेटी टेस्टीज। अभी से इसको थोड़ा सा याद रखिए। तो बेटा इसे हम रेटे क्या है, टेस्टीज कहते हैं। रेटे टेस्टीज मतलब वृषण जालिकाएं हैं, वृषण जालिकाएं। इसके बाद देखिए ये हमारे पास नली टाइप का आ रहा है, जिसका नाम होगा, देखो ये सब ऐसे ऐसे इसमें आके मिल रहे हैं बेटा, ये सब हमारे पास वासा इफरेंटिया क्या होते हैं, वासा इफरेंटिया, याद रखिएगा, इफरेंटिया है, वासा इफरेंटिया। वासा इफरेंटिया के बाद ये देखिए जो ऐसे ऐसे पूरा इतना बड़ा सा बना है ना, ये पूरी जाली जैसा, पूरा जाल जैसा, ये सब क्या है महाराज, ये एपिडिडाइमस। क्या है, एपिडिडाइमस होता है, एपिडिडाइमस ना। एपिडिडाइमस के बाद जब देखो बेटा ये सारी पीछे आ रही हैं, तो इसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। एक वासा इफरेंटिया और ये जो हमारे पास नलिका है, इसे बेटा हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस। शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु इसी से होकर के ऐसे ऊपर आएगा ना, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या होगा, वो बेटा हमारे पास एसेसरी क्या होता है, ग्लैंड्स से मिलेगा, सहायक ग्रंथियों से मिलेगा, क्योंकि सहायक ग्रंथियां ही बेटा क्या करती हैं, वो फ्लूइड, वो तरल निकालती हैं, जिसे हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और उस प्लाज्मा में, उस फ्लूइड में स्पर्म मिल जाता है, और जब दोनों मिल जाते हैं स्पर्म, तो उसी को सीमेन कहा जाता है, उसी को वीर्य कहते हैं ना बेटा, जो हमारे शरीर से निकलता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ पे होगा, शुक्राणु यहाँ से होते हुए क्या होंगे, ये जाकर के सहायक ग्रंथियों को मिलेंगे। तो ये सब चीज क्या है, यहाँ से बेटा ये प्राथमिक जनन अंग यहाँ से यहाँ तक था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो था, ये मेल क्या है का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो सहायक क्या होता है बेटा, जनन अंग होते हैं। और सहायक जनन अंग में महाराज ये क्या है, सहायक नलिकाएं हैं, और सहायक ग्रंथियां अब आगे जाकर के मिलेंगी। तो बच्चों आपने ये पूरी तरीके से देख लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 100% अगर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करना चाहते हैं तो हम इतनी बार बोलेंगे, इतनी बार आपको सुनाएंगे कि सुन सुन के ही आपको याद हो जाएगा। अगर आपको नीट में क्वालिफाइड होना है तो एनसीईआरटी आपके टंग के टिप पर होनी चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप पक्का ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।